हाल ही में अमेरिका से भारत के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। खुशखबरी ये है कि भारत को इस बार यानी साल 2023 के लिए 2 ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। पहला पुरस्कार भारत को आरआरआर फिल्म के एक गाने के लिए प्राप्त हुआ है, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में प्राप्त हुआ है, जबकि दूसरा पुरस्कार बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी में प्राप्त हुआ है द विस्पर एलिफेंट नाम की एक डॉक्यूमेंट्री को। तो जो दोनों ही पुरस्कार हैं ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं और जाहिर तौर पर इसके माध्यम से भारत की जो फिल्म इंडस्ट्री है उस फिल्म इंडस्ट्री को एक बड़ा बूस्ट मिलेगा। जाहिर तौर पर आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऑस्कर पुरस्कार क्या होते हैं, ऑस्कर पुरस्कारों से जुड़े जो तमाम पहलू तमाम बिंदु हो सकते हैं उन बिंदुओं को समझने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले हमने न्यूज़ यानी खबर की बात की। खबर को जानने के बाद हम अकेडमी या अकादमी आखिर है क्या, जो कि ऑस्कर पुरस्कार प्रदान करती है, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अकादमी के लिए नामांकन किस तरह से होता है, ऑस्कर के लिए नामांकन किस तरह से होता है, ऑस्कर के लिए विजेता का चयन किस तरह से किया जाता है, इसको भी जानेंगे। इसके अलावा ऑस्कर की जो प्रतिमा है, उसका जो स्टैचू है, उसके बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे। और अंत में ऑस्कर के साथ भारत की यात्रा किस तरह की रही है, उस यात्रा पर भी विस्तार से बात करेंगे। इसके अलावा अंत में एक सवाल पर भी चर्चा करेंगे। ये जो पूरा विषय है उसे आप मुख्य तौर पर सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 और 2 से जोड़कर देख सकते हैं। ये पूरा विषय मुख्यतः अंतर्राष्ट्रीय संबंध और कला और साहित्य जैसे खंडों से जुड़ता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले अकेडमी के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। तो अकेडमी की फुल फॉर्म है अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेस, जिसे मुख्य तौर पर साल 1927 में गठित किया गया था और वर्तमान समय में इस अकेडमी के तकरीबन 9000 से ज़्यादा सदस्य मौजूद हैं। अकेडमी का उद्देश्य क्या है? तो इस अकेडमी का प्राथमिक उद्देश्य है दुनिया भर में मोशन पिक्चर्स की जो कला है और इसका जो विज्ञान पक्ष है यानी जो टेक्निकल एस्पेक्ट है, उस टेक्निकल एस्पेक्ट को, इसके अलावा जो आर्टिस्टिक इसका पहलू है, इन दोनों चीज़ों को आगे बढ़ाना है। इसके अलावा इस अकेडमी को गठित करने का विचार मुख्य तौर पर एमजीएम स्टूडियो, जो कि एक बहुत प्रसिद्ध हॉलीवुड स्टूडियो है, उसके जो निर्देशक थे, उसके जो संस्थापक थे, उन्हीं द्वारा इस पूरी अकेडमी को गठित करने का विचार पेश किया गया था। उनका नाम था लुई बी मेयर। इसके अलावा इस अकेडमी को गठित करने का जो आइडिया था, उस आइडिया को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले लॉस एंजलिस, जो कि अमेरिका का एक शहर है, यहाँ पर एक बैठक, एक सभा का आयोजन किया गया था। और इस सभा में मुख्य तौर पर हॉलीवुड के 36 सबसे प्रसिद्ध लोग शामिल थे और इन्हीं लोगों की मौजूदगी में इस पूरे अकेडमी को गठित किया गया था। इसके अलावा इसी पूरी सभा में, इसी पूरी मीटिंग में डगलस फेयर बैंक्स भी शामिल थे, जो कि उस समय के हॉलीवुड के बहुत प्रसिद्ध अभिनेता थे और यही मोशन एकेडमी के पहले अध्यक्ष, पहले प्रेसिडेंट भी माने जाते हैं। तो ये तो एकेडमी की बात हुई, एकेडमी के काम की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कोई व्यक्ति एकेडमी का सदस्य किस तरह से बनता है, एकेडमी का मेंबर किस तरह से बनता है, मेंबरशिप किस तरह से ली जाती है। तो ऐसे में हम एकेडमी के नियमों के मुताबिक कोई भी जो कलाकार है, जो कि मुख्य तौर पर फिल्म के निर्माण से जुड़ा हुआ है, चाहे वो कला पक्ष से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे वो राइटर हो, या फिर वो टेक्निकल पक्ष से जुड़ा हुआ हो, जैसे वो कैमरामैन हो सकता है, इसके अलावा वो एडिटर हो सकता है। तो कोई भी व्यक्ति जो फिल्म के निर्माण से जुड़ा हुआ है वो सैद्धांतिक तौर पर एकेडमी का सदस्य बन सकता है। ऐसे में एकेडमी ने अपने सदस्यों के लिए तमाम तरह की कैटेगरीज निर्धारित की हैं। मुख्य तौर पर 17 कैटेगरीज निर्धारित की गई हैं, जिसमें निर्देशक हो गया, अभिनेता हो गया, एडिटर, लेखक, सिनेमेटोग्राफर, इसके अलावा कॉस्ट्यूम डिजाइनर। तो इस तरह की 17 कैटेगरीज मौजूद हैं। इसके अलावा एक विशेष कैटेगरी भी है, उन लोगों की कैटेगरी जो इन तमाम कैटेगरीज में नहीं आते हैं। ऐसे लोगों को एकेडमी का सदस्य बनाने के लिए एक अलग कैटेगरी है जिसका नाम है मेंबर एट लार्ज कैटेगरी। तो इसमें वो लोग आते हैं जो इन 17 कैटेगरीज में शामिल नहीं होते हैं। इसके अलावा प्रत्येक कैटेगरी में सदस्यता प्राप्त करने के लिए एकेडमी द्वारा अलग अलग मानक निर्धारित किए गए हैं। और सबसे विशेष बात यह है कि कोई भी व्यक्ति एकेडमी का मेंबर बनने के लिए खुद एप्लीकेशन नहीं दे सकता है, बल्कि उस व्यक्ति को उन 2 लोगों की सिफारिशों की जरूरत होगी जो कि पहले से ही एकेडमी के मेंबर हैं। और वो 2 लोग जब उस व्यक्ति के नाम की सिफारिश करेंगे
तो उसके बाद उस व्यक्ति को संबंधित मानक पूरे करने होंगे और मानक पूरे हो जाने के बाद ही वो व्यक्ति उस अकेडमी का सदस्य बन सकता है। तो ये तो अकेडमी की सदस्यता की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर ऑस्कर के लिए नामांकन किस तरह से होता है, नॉमिनेशन कैसे होता है और इन नॉमिनीज में से विजेताओं का चयन किस तरह से किया जाता है। तो ऑस्कर में अकेडमी में जो नॉमिनेशन होता है वो नॉमिनेशन दोनों तरह से होता है, यानी ऑनलाइन माध्यम से भी हो सकता है और ऑफलाइन माध्यम से भी हो सकता है। हालांकि यहाँ सबसे विशेष बात यह है कि अकेडमी यानी ऑस्कर पुरस्कारों के नॉमिनेशन के लिए कोई भी बाहर का व्यक्ति नहीं दे सकता है, कोई बाहर का व्यक्ति एप्लीकेशन नहीं दे सकता है, बल्कि नियम ये है कि जो भी व्यक्ति अकेडमी का सदस्य है वही ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामांकन दे सकता है और विशेष श्रेणी के सदस्य केवल अपनी ही शाखा में, केवल अपनी ही ब्रांच में जो है वो नॉमिनेशन दे सकते हैं। मसलन अकेडमी में कोई डायरेक्टर है तो वो व्यक्ति बेस्ट डायरेक्टर के लिए ही नॉमिनेशन दे सकता है, वो किसी दूसरी कैटेगरी के लिए नॉमिनेशन नहीं दे सकता। इसके अलावा यहाँ पर एक अपवाद भी है, वो अपवाद है बेस्ट पिक्चर को लेकर, सर्वश्रेष्ठ फिल्म की कैटेगरी को लेकर, जो कि एक एक्सेप्शन है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म की कैटेगरी में अकेडमी का प्रत्येक सदस्य नामांकन कर सकता है, यानी अकेडमी के जो सभी सदस्य हैं वो बेस्ट फिल्म की कैटेगरी के लिए को अपना नॉमिनेशन दे सकते हैं। लेकिन दूसरी जो तमाम कैटेगरीज हैं जैसे बेस्ट राइटर हो गया, बेस्ट डायरेक्टर हो गया, बेस्ट एक्टर एक्ट्रेस, ये जो तमाम दूसरी कैटेगरीज हैं, इन दूसरी कैटेगरीज में व्यक्ति जो है वो अपनी ब्रांच में ही नॉमिनेशन दे सकता है। इसके अलावा एक व्यक्ति जो है वो अधिकतम 5 नामांकन दे सकता है। तो अधिकतम 5 नामांकन दिए जा रहे हैं, तो इस तरह से यहाँ पर फाइनल नॉमिनेशन किस तरह से तय होता है, संभावित नॉमिनेशन किस तरह से तय होता है। तो इसको प्राप्त करने के लिए एक मेथड उपयोग किया जाता है जिसको हम पॉलिटी में भी पढ़ते हैं, जिसका नाम है अधिमान्य मतदान प्रणाली यानी ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। इस पूरी प्रणाली के तहत, इस पूरे सिस्टम के तहत जो व्यक्ति नामांकन दे रहा है, जो व्यक्ति एप्लीकेशन दे रहा है, नॉमिनेशन दे रहा है, उस व्यक्ति को वरीयता के आधार पर अपने नामांकन को रैंक करना होगा। यानी उस व्यक्ति को बताना होगा कि वो पहले नंबर पर किसका नॉमिनेशन चाहता है, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर और फिर 5वें नंबर पर। तो इस तरह से वरीयता के आधार पर रैंक किया जाता है और जिस भी एंट्री को सबसे ज्यादा वरीयता मिलती है, सबसे ज्यादा रैंक मिलती है, उसी एंट्री का जो चयन होता है नॉमिनेशन के लिए और इसी आधार पर फाइनल नॉमिनेशन तय किया जाता है। अब ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये पूरी प्रक्रिया मुख्य तौर पर प्राइस वाटर हाउस कूपर्स नाम की एक कंपनी द्वारा नियंत्रित और संचालित की जाती है, जो कि दुनिया भर में 4 जो सबसे बड़ी अकाउंटिंग फर्म्स हैं उनमें 4 में से एक है। तो जाहिर तौर पर इस पूरी प्रक्रिया में हमें एक ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलती है। इसके अलावा विजेताओं का निर्धारण कैसे होता है, क्योंकि हमने नॉमिनेशन तो तय कर लिए, लेकिन अब इन नॉमिनेशंस में से विजेता कैसे तय होंगे। तो विजेताओं का निर्धारण करने के लिए एक बहुत सरल प्रक्रिया है। प्रक्रिया ये है कि नॉमिनेशन तय होने पर जो अकेडमी के सदस्य हैं उन सदस्यों के लिए वोटिंग खोल दी जाती है और ये जो वोटिंग होती है इसमें सदस्यों के लिए क्रॉस ब्रांच वोटिंग की भी अनुमति होती है। यानी यदि कोई डायरेक्टर है तो वो बेस्ट पिक्चर के लिए भी वोट कर सकता है, बेस्ट एक्टर के लिए भी वोट कर सकता है, बेस्ट फिल्म के लिए भी वोट कर सकता है। तो ऐसे में यहाँ पर हमें क्रॉस ब्रांच वोटिंग देखने को मिलती है और इस क्रॉस ब्रांच वोटिंग में जिस भी व्यक्ति को, जिस भी फिल्म को, जिस भी एक्टर को, एक्ट्रेस को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वही ऑस्कर को प्राप्त करता है, उसी की ऑस्कर में जीत होती है। तो ये तो ऑस्कर में नामांकन और विजेता निर्धारण करने की प्रक्रिया हुई। अब आगे बढ़ते हैं और ऑस्कर की जो विश्व प्रसिद्ध प्रतिमा है, उसका जो स्टैचू है, उस स्टैचू पर बात करते हैं। तो हमने पहले ही बात की कि अकेडमी का जो गठन हुआ था वो 1927 में हुआ था और इस संबंध में एक सभा आयोजित की गई थी। इस सभा में अकादमी के उद्देश्य भी निर्धारित किए गए थे और इनमें से एक लक्ष्य ये था कि दुनिया भर में मोशन पिक्चर्स को बढ़ावा देने के लिए एक पुरस्कार का भी गठन किया जाएगा, एक फिल्म अवार्ड का गठन किया जाएगा और इसी अवार्ड को देने के लिए उस समय एक प्रतिमा निर्धारित की गई थी और एक प्रतिमा डिजाइन की गई थी। ये जो प्रतिमा थी ये मुख्य तौर पर एमजीएम जो कि स्टूडियो है जिसकी हमने पहले ही भी बात की, उसके जो आर्ट डायरेक्टर थे जिनका नाम है सेंड्रिक गिबन्स, इनके द्वारा इस प्रतिमा को डिजाइन किया गया था। ऐसा इस संबंध में कहानी भी प्रचलित है। कहानी ये है कि जब ऑस्कर बनाने का आइडिया आया था तो ये जो सेंड्रिक गिबन्स थे इन्होंने टिश्यू पेपर पर इस पूरी प्रतिमा को डिजाइन किया था। इसके बाद इस प्रतिमा को 3D रूप दिया गया था। तो ये एक प्रचलित कहानी है। इसके अलावा इसके आधिकारिक नाम की बात करें तो इस पूरे पुरस्कार का आधिकारिक नाम है अकेडमी अवार्ड फॉर मेरिट।
लेकिन अनऑफिशियल तौर पर इस पूरे पुरस्कार को ऑस्कर पुरस्कार कहा जाता है। ये नाम किस तरह से पड़ा, इसको लेकर भी कहानी बहुत ज़्यादा प्रचलित है। कहानी ये है कि जब पहली बार ऑस्कर पुरस्कार बनकर तैयार हुआ, तो उस समय अकेडमी की जो लाइब्रेरियन थी, जिनका नाम है मार्गरेट हैरिक, जो कि बाद में अकेडमी की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी बनी, इन्होंने जब पहली बार इस पुरस्कार को देखा, तो उन्होंने कहा कि ये जो पुरस्कार की शक्ल है, ये उनके अंकल ऑस्कर से मिलती है, और यहीं से इस पुरस्कार को अपना नाम मिला। तो ये कहानी है जो पुरस्कार के संबंध में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। इसके अलावा इस पुरस्कार को बनाने में, इस प्रतिमा को बनाने में तकरीबन $400 की राशि खर्च होती है। इसके अलावा ये जो $400 की राशि है, यहाँ पर एक विशेष बात ये भी है कि ये जो पूरा प्रतिमा है, ये सोने से बनी नहीं होती है, गोल्ड से नहीं बनी होती है, बल्कि इस प्रतिमा पर केवल गोल्ड का प्लास्टर होता है, गोल्ड से कोटेड होती है। इसके अलावा ये जो विजेता हैं, जो भी प्रतिमा जीतते हैं, जो भी ऑस्कर प्राप्त करते हैं, उन विजेताओं को इस प्रतिमा को बेचने की अनुमति भी नहीं होती है। और यदि वो प्रतिमा को बेचना चाहते हैं, तो उनके लिए सबसे पहली शर्त ये है कि वो सबसे पहले उस प्रतिमा को अकेडमी को पेश करेंगे, वो भी $1 की राशि में। अगर अकेडमी से खरीदने से मना कर देती है, तब वो जाकर बाजार में इस पूरे पुरस्कार को बेच सकते हैं। अक्सर ये देखा जाता है कि अकेडमी इस पुरस्कार को खरीद लेती है, लेकिन कोई भी व्यक्ति क्यों ही अपने पुरस्कार को बेचना चाहेगा। लेकिन नियम ये है कि यदि वो बेचना भी चाहता है, तो सबसे पहले $1 में अकेडमी को पेश करेगा, और अकेडमी नहीं लेती है, तब इसके बाद इस पुरस्कार को वो बाजार में बेच सकता है। तो ये तो प्रतिमा की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं और अंत में भारत और ऑस्कर पुरस्कार का सफर किस तरह से रहा है, उन दोनों के संबंधों को समझने की कोशिश करते हैं। तो भारत में बात करें, तो भारत में हमें फिल्मों का एक बहुत विशेष कल्चर देखने को मिलता है, फिल्मों की एक बहुत विविध संस्कृति देखने को मिलती है। और भारत का जो फिल्म उद्योग है, वो दुनिया का सबसे दूसरा पुराना फिल्म उद्योग है। इसके अलावा भारत में दुनिया में सबसे ज़्यादा नंबर में फिल्म बनाई जाती हैं, और इसी वजह से विश्व स्तर पर भारत ने, विश्व का जो सिनेमा रहा है, उसमें भारत ने एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। इसी वजह से ऑस्कर पुरस्कारों में भी भारत का एक विशेष सफ़र रहा है। कई लोगों को भारत की ओर से ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। कौन-कौन रहे, उन लोगों की बात करें, तो भारत की ओर से जो सबसे पहला ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त हुआ था, वो पुरस्कार साल 1983 में प्राप्त हुआ था भानु मथैया को, जो कि एक कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर थीं, और इन्हें बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के लिए ऑस्कर दिया गया था। इन्होंने मुख्य तौर पर गांधी नाम की एक फ़िल्म के लिए, जिसे रिचर्ड एटनबरो ने बनाया था, इनकी फ़िल्म के लिए इन्होंने ड्रेस डिज़ाइन की थी, और इसी डिज़ाइन को देखते हुए उन्हें पहली बार भारत की ओर से ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया गया था। इसके बाद साल 1992 में भारत के सबसे प्रसिद्ध फ़िल्म निर्माता, जिन्होंने भारत की सिनेमा को दुनिया के स्तर पर पहुँचाया, विश्व स्तर पर पहुँचाया, जिनकी वजह से आज दुनिया भर के फ़िल्म निर्माता भारत की फ़िल्म इंडस्ट्री को जानते हैं, सत्यजीत रे को साल 1992 में ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया गया था। उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑस्कर दिया गया था। तो ज़ाहिर तौर पर ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इसके अलावा साल में जय हो नाम के गाने के लिए, जो कि मुख्य तौर पर हमें स्लमडॉग मिलियनेयर्स फ़िल्म में देखने को मिला था, इस गाने के लिए ए.आर. रहमान और गुलज़ार साहब को सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल सॉन्ग के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया था। इसके अलावा साल 2009 में ही रेसूल पुकुट्टी को बेस्ट साउंड मिक्सिंग के लिए, जिन्होंने स्लमडॉग मिलियनेयर्स फ़िल्म में काम किया था, इस फ़िल्म के लिए उन्हें पुरस्कार दिया गया था। इसके अलावा हालिया पुरस्कार साल 2023 में दिए गए हैं। पहला पुरस्कार जो आया है, वो आरआरआर फ़िल्म के नाटू नाटू गाने को दिया गया है, और इसे बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा जो दूसरा पुरस्कार आया है, दूसरा पुरस्कार द विस्पर एलिफेंट नाम की एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री को शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी में दिया गया है। तो ज़ाहिर तौर पर ये दोनों पुरस्कार हैं, ये भारत के लिए, भारत की फ़िल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। तो ये तो भारत के सफ़र की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं और अंत में इस पूरे विषय से जुड़े एक सवाल पर भी बात कर लेते हैं। सवाल जो है वो प्रीलिम्स का है, और आप वीडियो में बताए गए तथ्यों के आधार पर इस सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। आज का हमारा सवाल है कि भारत के प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे को किस श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया गया था? हमारे ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, ऑप्शन बी सर्वश्रेष्ठ फिल्म, ऑप्शन सी लाइफ टाइम अचीवमेंट, या फिर ऑप्शन डी मानक सदस्यता। तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब दे सकते हैं। इसके अलावा यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। आपको वहां पर इस वीडियो की पीडीएफ जल्द ही मिल जाएगी।
मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में जिन बिंदुओं पर चर्चा की गई है वो आपको समझ में आएंगे, और यदि आपके प्रश्न पत्र में इनसे जुड़ा कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।